नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम मेंस आंसर राइटिंग में अपना प्रश्न जो पढ़ेंगे वो पर्यावरण से संबंधित पढ़ेंगे। प्रश्न है हमारा, भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा नीति पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में कितनी प्रभावी सिद्ध हुई? विश्लेषण करें। जब कभी हम पर्यावरण के प्रश्न लिखते हैं तो उसमें हमें कोई भी चीजें लिखनी रहती है तो हमें नीतियों पर भी बात करनी पड़ेगी। पर्यावरण के लिए जो पहले कन्वेंशन चलाए गए हैं उनको भी हमें देखना पड़ सकता है। सम्मेलन जो हैं उन पर भी बात करनी पड़ सकती है। हमें उसको सारे जो पर्यावरण के फैक्ट रहते हैं, चाहे वायु पर्यावरण हो, चाहे जल पर्यावरण हो, या फिर इन सबको भी लेना पड़ेगा। प्रदूषणों की भी बात करनी पड़ेगी। इसमें हमें मनुष्यों यानी शहरीकरण की भी बात करनी पड़ सकती है। फिर हमें ये देखना रहता है कि कोई यदि नीति है तो किस प्रकार सफल है, यदि उसमें कुछ खामियां रह गई हैं तो किस प्रकार खामियां रह गई हैं। ऐसे करके हमें इन प्रश्नों को हल करना पड़ता है। आंसर राइटिंग अपनी बहुत पहले से चल रही है। यदि आपने पहले के प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखिएगा। यदि आपने निबंध सीरीज अभी देखना नहीं शुरू किया है तो जरूर देखिएगा। मेंस में निबंध बहुत मायने रखता है। आपको ये सीरीज काफी बेहतर अंक दिलाएगी यदि आप इसको बराबर देख रहे हैं तो। आइए प्रश्न पढ़ते हैं, फिर हल करते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम आपको पूरा समझाएंगे। क्लास को पूरा देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्न है हमारा, भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा नीति नेशनल क्लीन एनर्जी पॉलिसी पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में कितनी प्रभावी सिद्ध हुई है? विश्लेषण करें। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि नीति है क्या, कब बनाई गई, किसने बनाया, क्या उद्देश्य रहा था, कौन कौन से उसमें सेगमेंट यानी किस आधार पर बनाई गई थी, उनको हमें पता होना चाहिए। मेंस का जब कभी भी आंसर लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ सीधे कोई हेडिंग नहीं डालते हैं। पहले हम जो हमारा प्रश्न है उसकी थोड़ी भूमिका लिखेंगे कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, उस पर हमें चर्चा करनी रहती है। फिर हम प्रश्न को हल करते हैं। भारत विश्व की तीव्र गति से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जहां ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब प्रश्न आप उत्तर लिखेंगे तो आपका जो उत्तर है वो आपके प्रश्न के इर्द गिर्द ही रहना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं लिखने लगेंगे, ये भी हमें ध्यान रखना रहेगा। सबसे पहले भाषा का ध्यान रखेंगे। भाषा हमारी प्रभावी होनी चाहिए जैसे निबंध में होती थी। परंतु पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विशेषता कोयला और पेट्रोलियम पर्यावरण संकट को गहरा रहे हैं। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा नीति यानी नेशनल क्लीन पॉलिसी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल, सतत और जलवायु संवेदनशील बनाना रहेगा। यह नीति विकास लक्ष्यों, पेरिस समझौते और भारत की दीर्घकालिक कार्बन न्यूट्रलिटी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। इसमें हमने यह बताया कि जो हमारा जो एनर्जी पॉलिसी है, जो ऊर्जा नीति है, यह क्यों बनाई गई और इसमें क्या क्या और चीजें शामिल की गई हैं। अब हम धीरे धीरे अपना प्रश्न हल करेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा नीति की रूपरेखा क्या है? इस नीति का मूल उद्देश्य स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करना है। नीति के प्रमुख बिंदु क्या हैं? 2030 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% अक्षय स्रोतों से प्राप्त करना। ये चीजें फैक्ट हैं। तभी प्रयोग करिएगा जब आपको ये फैक्ट पता हो किसी विषय से संबंधित। जब आप लगातार अभ्यास करेंगे, आप लगातार प्रश्न देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें जुबान पर याद हो जाएंगी। ऊर्जा दक्षता में सुधार कर ऊर्जा खपत को न्यूनतम करना, कार्बन उत्सर्जन में तीव्र कमी लाना, स्वच्छ प्रौद्योगिकी जैसे हाइड्रोजन ऊर्जा, बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और कार्बन कैप्चर तकनीक को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र, राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के साथ संस्थागत सहयोग स्थापित करना। ये तो इसके हो गए उद्देश्य। अब हम देखते हैं घटक क्या हैं। भाई घटक पर बात तो करेंगे ना, क्या उद्देश्य रखा गया, क्या उन उद्देश्यों को हम पा रहे हैं और उन उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां क्या बनाई गई, क्या क्या हम करें तो हम कहां तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहला है अक्षय ऊर्जा विस्तार। क्या होता है? भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा मिशन, पवन ऊर्जा मिशन, हरित ऊर्जा गलियारा, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट जैसे प्रयास
शामिल हैं। सौर ऊर्जा मिशन में आप जानते हैं सरकार सोलर सिस्टम को बढ़ावा दे रही है। इसमें क्या है, आप चाहे सिंचाई के लिए प्रयोग करते हो तो सोलर सिस्टम का प्रयोग किया जा सकता है। घरों में बिजली की जगह आप सोलर सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं और धीरे धीरे ये होता भी जा रहा है। बहुत सारे सरकारी ऑफिस ऐसे हो गए हैं जिनमें सौर ऊर्जा के माध्यम से ही ऑफिस का संचालन हो रहा है, यानी उन्होंने बिजली को, लाइट को रिप्लेस कर दिया है। फिर पवन ऊर्जा मिशन, इसमें क्या है, जिन क्षेत्रों में जैसे राजस्थान वगैरह है जहां पर हवा बहुत ज़्यादा चलती है, जहां पर हवा इतनी है कि वहां से ऊर्जा बनाई जा सकती है, तो दक्षिण भारत में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पवन ऊर्जा के मिशन को चलाया जा रहा है। पवन चक्कियों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त की जा रही है और वह काफ़ी लाभदायक हो रही है। हरित ऊर्जा गलियारा बनाए जा रहे हैं, मतलब ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है और रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट यानी छतों पर इनको लगा के कहीं न कहीं से इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंसी खत्म की जा रही है। फिर ऊर्जा दक्षता और संरक्षण क्या होता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE द्वारा संचालित पैट योजना, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, उजाला योजना और स्टार लेबलिंग सिस्टम ने औद्योगिक व घरेलू ऊर्जा उपयोग को महत्वपूर्ण कमी दी है, इसमें कमी की है। फिर आता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी और नवाचार। इसका मतलब होता है कि किस प्रकार से प्रौद्योगिकी ने हमें मदद की है आगे बढ़ाने में चीज़ों को। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन, कार्बन कैप्चर एवं उपयोग तकनीक, बायो एथेनॉल और बायोडीजल के मिश्रण कार्यक्रम। इससे भारत की ऊर्जा प्रणाली धीरे धीरे हरित दिशा में अग्रसर हो रही है। यानी सरकार अब क्या कर रही है, वाहनों में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, कार्बन कैप्चर तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, एथेनॉल में भी बायो एथेनॉल और डीजल में बायोडीजल का प्रयोग शुरू कर दिया गया है। जो कोयला और पेट्रोलियम की निर्भरता है, सरकार उसको धीरे धीरे खत्म करने के प्रयास में लगी है। वित्तीय और संस्थागत सुधार कैसे हुए हैं। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश हेतु ग्रीन बॉन्ड्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये जो ISA है, ये जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाए गए हैं। ISA का ऑफिस जो है ये आपके गुड़गांव में है। नीति में राज्यों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया गया है ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्य हो सके। जैसे हम आपको आंसर कराते हैं ऐसे हम आपको निबंध भी कराते हैं। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं नीति की उपलब्धियां क्या रही हैं। सौर और पवन ऊर्जा में ऐतिहासिक प्रगति। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में विशाल सौर पार्क स्थापित किए गए हैं। पवन ऊर्जा में भी 45 गीगावाट से अधिक क्षमता हासिल की जा चुकी है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पवन ऊर्जा में क्षमता ज़्यादा हासिल की गई है। पवन ऊर्जा पर यह डिपेंडेंसी हो जाती है तो कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं जब धूप नहीं है तो भी आप पवन ऊर्जा के माध्यम से अपनी जो तकनीक है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उत्सर्जन में आंशिक कमी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के अनुसार भारत की प्रति यूनिट ऊर्जा पर कार्बन उत्सर्जन 2005 की तुलना में लगभग 33% की कमी आई है। ये भी एक अच्छी चीज है अपने लिए। वैश्विक सहयोग और प्रतिष्ठा की बात करते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कर वैश्विक ऊर्जा नेतृत्व में स्थान बनाया है। COP सम्मेलनों में भारत की भूमिका सराही गई है। फिर देखते हैं रोजगार और ग्रामीण सशक्तिकरण। स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बने हैं। सौर सिंचाई पंप योजना यानी कुसुम ने किसानों को ऊर्जा स्वावलंबन में दिशा में अग्रसर किया है। देखो कुसुम योजना क्या होता है, आप इस पर भी चाहें तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं चुनौतियां क्या हैं। भाई कोई भी चीज है तो ऐसा नहीं बहुत आसानी से स्थापित की गई है, की जा सकती है। कोयले पर निर्भरता अभी भी भारी है। एकदम से आप न सौर पर जा सकते हैं न पवन पर जा सकते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी पुरानी तकनीक है जो कोयले के अनुसार ही बनाई गई थी। भारत की लगभग 70% बिजली अब भी कोयले से आती है। स्वच्छ ऊर्जा का अनुपात बढ़ा है परंतु कुल खपत में इसका हिस्सा अपेक्षाकृत कम है। ऊर्जा भंडारण और ग्रिड स्थिरता। सौर
और पवन ऊर्जा अनियमित हैं। इनकी आपूर्ति स्थिर रखने के लिए पर्याप्त स्टोरेज सिस्टम अभी नहीं है। यह तकनीकी चुनौती पर्यावरणीय स्थिरता को प्रभावित करती है। फिर देखते हैं वित्तीय और निवेश संबंधी कठिनाइयां क्या होती हैं। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्त, भूमि अधिग्रहण और सब्सिडी प्रबंधन जटिल हैं। निजी क्षेत्र का भरोसा अभी पूर्ण नहीं है। फिर सामाजिक और पर्यावरणीय विरोधाभास देखते हैं। कई सौर परियोजनाएं पर्यावरणीय दृष्टि से विवादास्पद हैं, जहां स्थानीय जैव विविधता प्रभावित हुई है। साथ ही भूमि विवाद और विस्थापन के प्रश्न भी उभर के सामने आ रहे हैं। फिर देखते हैं नीति क्रियान्वयन में असमानता क्या बनती है। राज्यों के बीच अक्षय ऊर्जा के लक्ष्यों को लेकर असमान प्रगति दिखाई देती है। नीति का स्थानीय स्तर पर एक रूप क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है। इसके भी कई कारण हैं। कई जगह क्या होता है भाई, सूर्य यानी सौर की उपलब्धता बेहतर है। कई जगह यदि हम मेघालय वगैरह में देखते हैं तो सौर की उपलब्धता उतनी बेहतर नहीं है, यानी वहाँ के लिए हमें दूसरे विकल्प ढूंढने पड़ सकते हैं। अभी वहाँ पर वो साधन उतने नहीं उपलब्ध हैं। फिर नीति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा नीति ने भारत को हरित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया है, परंतु पर्यावरणीय स्थिरता की दृष्टि से इसका प्रभाव आंशिक रूप से सफल कहा जा सकता है। सकारात्मक पक्ष क्या है? कार्बन तीव्रता में कमी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी में नवाचार, हरित निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार है। इसके नकारात्मक पक्ष भी देखने को मिले हैं, जैसे ऊर्जा मिश्रण में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व, भंडारण और ट्रांसमिशन की चुनौतियां और क्षेत्र की जो असमानताएं हैं, यानी नीति की क्षेत्रीय असमानताएं। इस प्रकार नीति ने सही दिशा तो दी है, परंतु इसे संपूर्ण समाधान नहीं कहा जा सकता है। अभी हम बिल्कुल निर्भर नहीं हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई हैं, आप सबके शहरों में होंगी। क्या आप कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर अभी विश्वास उतना कर पा रहे हो? शायद नहीं। डीजल गाड़ी पर आपको बहुत पहले से विश्वास हो गया है, यानी किसी तकनीक पर अभी विश्वास की भी थोड़ी कमी देखी जा सकती है। फिर हम देखते हैं भविष्य की दिशा क्या हो सकती है। ऊर्जा भंडारण तकनीक में अनुसंधान और घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन देना चाहिए। कोयला सब्सिडी को धीरे धीरे कम कर स्वच्छ ऊर्जा निवेश को बढ़ाना चाहिए। विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणाली जैसे सौर माइक्रोग्रिड्स और बायोगैस प्लांट्स को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देना चाहिए। सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय शासन की भूमिका को मजबूत करना चाहिए, ताकि नीति केवल केंद्रित न रहे। कार्बन टैक्स, उत्सर्जन ट्रेडिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाकर उद्योगों को हरित प्रौद्योगिकी हेतु अपनाने हेतु प्रेरित करना चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में निवेश को तेज गति देनी चाहिए। शिक्षा और जागरूकता तो बहुत बड़ा इसमें कदम होता ही है। सौर ऊर्जा संरक्षण की संस्कृति विकसित करनी चाहिए। इसके लिए जागरूकता समाज में बहुत आवश्यक है। तो यह आपका प्रश्न पूरा होता है। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा। ये क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।